नमस्कार दोस्तों, एशियन न्यूज की खास पेशकश संतुलन के समीकरण यानी कि बैलेंस इक्वेशन में आपका स्वागत है। आज हम इस बैलेंस इक्वेशन में जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं वो मुद्दा है युवाओं से जुड़ा। हम ये कहना चाहते हैं कि युवा मन की उड़ान कैसे चढ़ेगी परवान। दरअसल बहुत बार ये होता है कि कहीं पर भी हमको लगता है कि पूरी दुनिया में यदि किसी ने भी कोई परिवर्तन किया है तो वो युवा है, क्योंकि युवा जो है बहुत सारी चीज़ों को उस तरह से नहीं देखता। अगर हम भगत सिंह 23 साल की उम्र में फांसी चढ़ते हैं और उनके साथ उनके बाकी साथी फांसी चढ़ते हैं तो वो इसलिए नहीं चढ़ते कि वो जुनूनी थे। वो जानते हैं कि अगर वो असेंबली में बम फेंकते हैं तो उसके पीछे बम का जो है वो गणित क्या है या वो किस तरह से दर्शन है उनका, वो इन चीज़ों को बताते हैं। हम देखते हैं कि विवेकानंद से लेकर हम तमाम लोगों की बात करें, जो युवा होता है वो परिवर्तन के लिए हमेशा अग्रणी होता है। यही वजह है कि राजनीतिक दल हों, चाहे कोई आंदोलन है, चाहे वो जेपी का आंदोलन हो, चाहे वो मंडल कमीशन का आंदोलन हो या उसके पहले इमरजेंसी को लेकर जो बातचीत हुई हो, तो हम ये देखते हैं कि सारी जगह युवाओं ने अपनी भूमिका निभाई है। युवाओं के लिए इस तरह का भी शेर कहा जाता है कि अगर देखना चाहते हो मेरी उड़ान को तो पहले जाके ऊंचा करो आसमान को। तो युवाओं के मन में बहुत तरह की उड़ान होती है, बहुत तरह के सपने होते हैं। युवा जो है वो अलग अलग जाति समुदाय के हैं और आपस में कई बार ये उलझते हैं। और जो युवा आरक्षित वर्ग से आते हैं, मन में लोगों के लगता है जो अनारक्षित हैं कि हमारा हक वो मार रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि ना तो नौकरी है और उनके वर्ग में भी जो आरक्षित वर्ग हैं वहाँ पर भी बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन है और बहुत मुश्किल है। तो हम ये जानना चाहते हैं, आज हमारे साथ बहुत सारे युवा जुड़े हैं कि युवा किस तरह से जो चीज़ों को सोचते हैं। तो मेरी सहयोगी पूनम ऋतुसेन जो हैं, मैं उनसे कहूँगा कि वो जो इस विषय को, जिसको हमने एक गंभीर विषय के रूप में रखा है, पहले अपनी बात वो रखें ताकि बाकी साथी भी समझ सकें कि हम चीज़ों को कहाँ ले जाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच सर। जैसा कि आज का टॉपिक है, युवा विषय आज हम लेकर चल रहे हैं। जितना मेरा मानना है कि युवाओं में आजकल जोश है, उत्साह है, उमंग है, चाहे वो कुछ कर गुजरने की इच्छा रखते हैं, लेकिन उनके मन में कुछ व्यथाएं भी साथ साथ चलते रहती हैं, कुछ कुंठाएं उनके मन में जाग जाती हैं। वो प्रतिस्पर्धा को लेकर आशंकित रहते हैं कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है या किस तरीके से हमें इन कठिनाइयों को पार करना है। फिर इस बीच में हमारे सामने कुछ 4-5 भारी शब्द दिखाई देने लगते हैं, जिसको मैं मेंशन करना चाहूँगी। आरक्षण, भर्तियों में गड़बड़ी, राजनीतिक प्रेशर या फिर सामाजिक दबाव। इन सब के बीच में आने के बाद वो आत्महत्या के डिसीजन में पहुँचते हैं, जैसा कि आपने अभी बताया। तो इन सभी से निपटने का एक ही सार हो सकता है, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति नीति से अगर वो चलें तो कहीं ना कहीं अपने आप को वो एक महत्वपूर्ण स्थल पर अपना पोजीशन वो बना सकते हैं। लेकिन युवाओं को ये भी बात अपनी ध्यान रखनी होगी कि वे सिर्फ लोगों के दबाव में आकर कुछ अपने डिसीज़न ना लें। वे अपने स्वयं का भी सोचें, लोगों के विचारों में ना आकर अपने डिसीजन के साथ वो आगे बढ़ेंगे तो एक कुशल नेतृत्व की क्षमता भी उनके साथ बढ़ते जाएगी। अगर आप प्रशासनिक सेवा की ओर नहीं जा रहे हैं, आप अपना स्वयं का धंधा करना चाह रहे हैं या कुछ और उसमें उलझना चाह रहे हैं, या फिर आप कोई और चाहे वो आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें हों या किसी भी क्षेत्र को आप चुनना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक सामाजिक दबाव युवा वर्ग आज भी महसूस करता है। कितना भी शिक्षित बन जाए, लेकिन एक जब तक हम उसको अपना खुद को दृढ़ इच्छा शक्ति नीति अगर वो नहीं बना पा रहे हैं तो युवा वर्ग कभी भी सशक्त नहीं हो सकता और एक सशक्त राष्ट्र की संकल्पना हमारे सामने अधूरी ही दिखाई पड़ेगी। ठीक है, तो पूनम ने अभी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बताए। मैं आगे अभी चलूँगा और हमारे जो साथी हैं जो किसी राजनीतिक विंग से जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के साथी अखिलेश खरे जो हैं, मैं चाहूँगा कि अखिलेश अपनी बात रखें, क्योंकि आप युवाओं के बीच में आपका संगठन काम करता है। तो किस तरह की समस्याएं देखते हैं और वो क्या उनके सपने हैं जिनको परवान वो नहीं चढ़ा पा रहे हैं। 10th के बाद अपना कई बच्चे अपनी स्ट्रीम नहीं सिलेक्ट कर पाते, फैमिली प्रेशर में आके अपनी स्ट्रीम चेंज कर लेते हैं। जैसे उनका मन है कॉमर्स लेने का या आर्ट्स लेने का, पर फैमिली का प्रेशर रहता है तो बायो ले लेते हैं, मैथ्स ले लेते हैं। उसके बाद क्या, उसके बाद फिर घर वाले और फिर प्रेशर देते हैं, यही सब होता है। फिर एट एंड जब वो 22-23 साल का हो जाता है तब फिर वो अपना डिसीजन लेने के थोड़ा सा कैपेबल होता है, तो उस जगह पे आके रिजर्वेशन हमारी वो कर देता है। भले आपका जो कहना था कि रिजर्वेशन में जिन लोग रिजर्वेशन पाते हैं
वहाँ पर भी कंपटीशन है, बट एक ये भी क्राइटेरिया है सर कि आप ये भी देखिए कि एक जनरल बच्चे को नौकरी पाने के लिए 80% चाहिए। 80% भी मैं कम ही बोल रहा हूँ। और एक वही ओबीसी ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है 70%, बट वही एक एसटी एससी के पास आएंगे तो वो 30% हो जाता है। तो वहाँ पर पहला प्रेशर तो वहीं क्रिएट हो जाता है कि एक जनरल बच्चा नौकरी करने का तो सोचना भी वो हो गया है। घर वाले इसी में हो जाते हैं कि भाई तुम कर पाओगे तो करो, नहीं तो क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। और फिर थोड़ा बहुत वो हिम्मत करके करता है तो जैसे हमारी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार थी छत्तीसगढ़ में, सीजीपीएससी का महाघोटाला आज की डेट में किस युवा को नहीं पता है। वो एक बहुत बड़ा मुद्दा था, हमने भी बहुत प्रोटेस्ट किए उस चीज़ को लेके। एट एंड सरकार आई, आज बैठी है सरकार, आके आज जांच एजेंसी बैठ रही है, सामने आ रहा है सिर्फ कांग्रेस के पूरे वो नेताओं के रिश्तेदारों को, उनको सबको उनको नौकरी दे दी। तो यही सब दिक्कतें होती है, गवर्नमेंट को भी ये सब चीज़ों में देखना चाहिए। अब देखते हैं, हमारी भी सरकार है, हमारी सरकार तो आते साथ अपना एक्शन दिखाई है, आगे भी दिखाएगी। और हमारी सरकार हमेशा से युवाओं के हक की बात करी है। अभी जैसे आप विधानसभा चुनाव में भी देखेंगे टिकट वितरण के टाइम में हमारी सरकार ने युवा मोर्चा से बहुत सारे हमारे नेताओं को टिकट दिया। सुशांत शुक्ला जी बेलतरा से टिकट पाए, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता थे, वो राष्ट्रीय कार्य समिति में थे। बहुत सारे अभी नए मंत्री आए हैं। ये है कि बीजेपी में अब ये चीज़ आ गई है कि हाँ, अब नेक्स्ट जनरेशन लीडरशिप वो तैयार कर रही है। यही चीज़ अभी कांग्रेस में नहीं है। तो युवाओं की मैं देखता हूं कि बहुत तरह की समस्या है, और माता पिता अलग उनको जो है घर में ये सोचते हैं कि हमने पढ़ा दिया, अब ये कुछ कर नहीं रहा है, ठला बैठा है। और हमारी जो पूरी एजुकेशन पद्धति है उसमें एक बार जो आदमी पढ़ लेता है वो खेत में नहीं जाना चाहता, वो अपने परंपरागत कार्य में नहीं जाना चाहता। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे साथ में, तो हम क्यों ना इस पे बात करें। तो अजय त्रिपाठी जी, मैं चाहूँगा कि आप अपना विचार इस पे रखें। मन की बात जो है युवाओं की, उसमें मैं कहना चाहूँगा, सरफरोशों की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है दम कितना बाजुए का तिल में है। तो अब मैं कहना चाहूँगा अपनी लाइन को। देखिए 2008 के बाद में मैं भी एक छात्र था, उसमें मेडिकल कॉलेज में था। मेडिकल कॉलेज में, महाराणा प्रताप मेडिकल कॉलेज में हमने प्रवेश लिया, एंट्रेंस एग्ज़ाम, उस समय पीएमटी चलता था। तो प्रवेश जब लिया हमने, तो कॉलेज क्या था, छत्तीसगढ़ प्रदेश में सिर्फ 2-3 कॉलेज चलते थे। महाराणा प्रताप कॉलेज हो गया, रामकुंड कॉलेज होम्योपैथिक के, और चौक से। तो इसमें क्या था कि हमने एडमिशन ले लिया। फिर सिस्टम ऐसा, मैं सिस्टम की बात करूँगा, हमने जब दाखिला ले लिया कॉलेजों में, और फिर उसके बाद में पता चला ये कॉलेज में मान्यता नहीं है। तो आजकल जो 10वीं के बाद जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो 10वीं के बाद ही सब्जेक्ट को चूज़ करती है, चाहे वो मैथ्स हो, कॉमर्स हो, बायोलॉजी हो, वो क्या है सब्जेक्ट को चूज़ करती है। कई लोग क्या है एक दूसरे का देखा देखी वो फील्ड में चले जाते हैं। तो उससे क्या रहता है, उसका विपरीत असर पड़ता है। वो जो फील्ड में जाना चाहता है, जिसमें इंटरेस्ट है, उसमें ना रख के दूसरे में चले जाता है, तो उसको उसका लक्ष्य नहीं मिल पाता है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि कॉलेज में एडमिशन लिया था, तो वहाँ पे क्या है कि उसकी मान्यता नहीं थी। अब मैं बात करूँगा छत्तीसगढ़ प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों की, क्योंकि मैं भी मेडिकल का छात्र रहा हूँ, मैं बीपीटी भी। तो इसमें क्या है, देखिए हम जैसे एडमिशन ले लिए कॉलेज में, आज की डेट में क्या है कि एडमिशन जैसे ले लिए तो उसमें कॉलेज की क्या, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में इतने कॉलेज खुल गए हैं मेडिकल के, नर्सिंग के, सिर्फ व्यापार बना दिया गया है। सिर्फ व्यापार, यूज़ एंड थ्रो की राजनीति भी की जा रही है हमारे स्टूडेंट और जो पास आउट अभ्यर्थी हैं। देखिए इसमें जैसे गली गली मोहल्ले मोहल्ले में कॉलेज खुल गया, उनसे सिर्फ 4 लाख 5 लाख रुपए फीस ली जा रही है, लेकिन यहाँ पे रोजगार के लिए कोई भी पहल नहीं की जा रही है। चाहे वो छत्तीसगढ़ शासन सरकार की बात हो या कॉलेज में प्लेसमेंट की जैसे बात कर रहे हैं, प्लेसमेंट दिया जाता है, उच्च जो अच्छे कॉलेज से पढ़ता है, ऐसा नहीं है। अब मेन चीज़ क्या हो गया, शिक्षा एक व्यापार हो गया है, व्यापार जिसे हमें रोकना होगा व्यापार को। और जो गली गली मोहल्ले में जो आईएनसी जैसे इंडियन नर्सिंग काउंसिल हो गई, एमआईसी हो गया, सीएसवीटी हो गया, तो ये
जो यूनिवर्सिटी है जो मान्यता दे रही है, सबसे पहले हमें इसमें पहल करना होगा कि शिक्षा में व्यापारीकरण बंद हो। जिस दिन शिक्षा में व्यापारीकरण होगा, चाहे मैं स्कूल की बात करूं या कॉलेज में, हमारे यहाँ युवा बैठे हुए सब पढ़े लिखे हैं, 3-3, 4-4, 5-5 डिग्री है हमारे पास में भी, लेकिन उसका वैल्यू नहीं आ रहा है। जब बात आती है रोजगार की, तो रोजगार की बात आती है तो आपको बात करूं, गत वर्ष एक भी नियमित भर्ती नहीं निकली है। 2021 में CGPSC की भर्ती निकली थी स्वास्थ्य विभाग में लेक्चरर कोऑर्डिनेटर की, उसमें एक तरफा 100% दे दिया गया था महिलाओं को। तो मैंने हाई कोर्ट में याचिका लगाई और 1 साल बाद मैं हाई कोर्ट से जीत के आया हूँ। इस प्रकार से हमें वंचित किया जा रहा है, युवाओं की भावनाओं को ठेस पहुँचाया जा रहा है। युवा इसमें मेंटली इतना मतलब वो हो गए हैं कि वो सुसाइड तक करने के लिए मजबूर हो गए हैं। जो फर्जी कॉलेज चल रहे हैं उनको बंद किया जाए। मेरा ये निवेदन है कि हमारे युवाओं को रोजगार मिले। और देखिए, ये है लगातार मैं भी 14-15 साल से समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। यहाँ हमारे युवा जो स्कूल खुल गए हैं, गली गली में स्कूल चल रहे हैं जो नियम से नहीं है, 2-2 रूम में, 3-3 रूम में, गली गली मोहल्ले में चल रहे हैं। वहाँ इतना गंदा माहौल हो गया, सिर्फ लूट रहे हैं वहाँ पे। और कच्चा नशा जो छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो चल रहा है, गांजा, अफीम, ये वो पूरा, सबसे पहले उसको पूर्ण तरीके से बंदी होना चाहिए। और केंद्र सरकार की तरफ से जो 50 कानून में संशोधन किए गए हैं, और भी जैसे कानून आए हैं, कानून में संशोधन किया गया है, CAA कानून है, जो बाहरी लोग यहाँ प्रवेश कर रहे हैं, बाहरी लोग भारत देश में प्रवेश कर रहे हैं, उनमें कड़ी कार्रवाई करते हुए उनको सबसे पहले तो उनको बाहर निकाला जाए। ये हमारे जो आतंकवादी गतिविधि, ये गतिविधि तो आज की डेट में जैसे हम जैसा देखते हैं वैसा सीखते हैं। अब पहले हमारे उसमें ये इंटरनेट उतना नहीं चलता था, हम लोग जब पढ़ते थे वो तो अभी चालू हुआ। फिर उसमें क्या था, जैसा देखते वैसे। सबसे पहले ऐसी गतिविधियों पर सरकार को लगाम रखना चाहिए, चाहे स्कूल फर्जी स्कूल चल रहे हों, फर्जी कॉलेज चल रहे हों इसमें। और मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। बहुत बढ़िया। मैं ये कह रहा था कि अभी जो राजनीतिक दल हैं, वो राजनीतिक दल युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अभियान चलाते हैं और अलग अलग जगह अपनी छात्र इकाई के माध्यम से, अपने युवा इकाई के माध्यम से ये कोशिश करते हैं कि यूथ उनसे जुड़े। और वो यूथ को जोड़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें, अपना मैनिफेस्टो बताते हैं, दूसरी पार्टी क्या कर रही है, हम क्या करेंगे, ये बताते हैं। तो ये एक अभियान के तहत जो है ये काम चल रहा है। तो हमारे साथ जो है युवा मोर्चा अध्यक्ष जो हैं ये सुभाष शर्मा जी हैं। मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ कि ये किस तरह का अभियान जो है ये इसमें चल रहा है और किस तरह से आप यूथ को अपने साथ, अपनी पार्टी के साथ कनेक्ट करते हैं। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक को कैच किया, इस मुद्दे को उठाया युवाओं के बारे में, और ना सिर्फ राजनीतिक, सामाजिक या अन्य विषय पर भी जब हम बात कर रहे हैं। आज युवा कहीं ना कहीं डिप्रेशन में है या उनके मन में अनेक तरह के विचार हैं जो कई तरह की बातों को वो बोल नहीं पाता। और जैसा कि अब मैं आपके प्रश्न में आता हूँ, आपने कहा कि राजनीतिक मुद्दा हो या किस तरह से अन्य राजनीतिक पार्टियाँ या भारतीय जनता पार्टी युवाओं को आकर्षित करती हैं। तो देखिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो या मैं बात करूं भाजपा के या अन्य किसी भी विषय पर, जब युवाओं को, तो वो अपना एक रोड मैप तैयार करते हैं कि किस तरह से उनको अपने लक्ष्यों को कैच करना है और वो किस दिशा पर जाना चाहते हैं। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी जब युवाओं की बात करें तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों से एक रोड मैप लेकर के चल रहे हैं कि आने वाला देश युवाओं का है, ये भारत 21वीं सदी का भारत युवाओं का है। इसीलिए वो हमेशा यूथ और विज़न की बात करते हैं कि हम युवाओं को संगठित करेंगे और युवाओं को इकट्ठा करके, युवाओं को साथ लेकर के हम विश्वगुरु बनाने की राह पर चलेंगे। इनके साथ ही मैं आपको एक किस्सा भी सुनाना चाहता हूँ, चाहे आप इसे राजनीतिक दृष्टि से देखें या किसी भी अन्य दृष्टि से। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया था, तब उनको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने उनसे एक सवाल किया था कि सुभाष चंद्र बोस, अब तुम कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने के बाद अब तुम क्या करने वाले हो। तब उन्होंने एक बहुत बढ़िया जवाब दिया था, जो कि मैं चाहता हूं कि युवा इस पुस्तक को पढ़ें या अन्य विषयों को, पुराने राजनेताओं को एक बार देखें कि किस तरह से उनका जीवन रहा। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि आप किसी भी संगठन पार्टी से जुड़े हो या आप किसी भी फील्ड में हो, आपको अपनी जिम्मेदारी खुद ही लेनी होगी।
तो चाहे आप किसी भी संस्था से जुड़े हो, आप किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं अपने माध्यम से भी और संगठन के माध्यम से भी। या तो आप में ये कला होनी चाहिए कि संगठन को साथ लेकर के चलें, या आप में ये कला होनी चाहिए कि आपको अपनी जिम्मेदारी स्वयं लेकर आगे बढ़ सकें। उसके बाद हमने देखा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का स्थापना किया। आप देखिए, आचार्य चाणक्य ने जब अखंड भारत को अखंड भारत बनाने का जब सपना लिया था, तब भी उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य से ये सवाल किया था कि तुम्हारे पास क्या विज़न है। तब चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा था कि हमारे पास कोई संसाधन नहीं। तो आचार्य चाणक्य ने उनसे कहा कि आप जाइए, लोगों से मिलिए, लोगों से बात करिए, तब आपके रास्ते खुलेंगे। बहुत बढ़िया बात कही आपने। मैं एक एंगल की तरफ आप लोगों का ध्यान ले जाना चाहता हूँ कि जो यूथ है वो सबसे ज़्यादा जुलूस में दिखता है, और वो यूथ को हम ये मानते हैं कि जैसे जैसे हम ये मानते हैं कि भाई हमारे देश में जो भी समस्याएं थी, वो समस्या हमको लगता है कि समय के साथ हम प्रोग्रेसिव होंगे और समस्याएं समाधान होगी। मैं ये देखता हूँ कि मेरी पीढ़ी से ज़्यादा अभी जो नई पीढ़ी वो ज़्यादा कट्टरपंथी है। मेरी पीढ़ी ज़्यादा उदार थी, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में नहीं पड़ती थी। पर मैं ये देख रहा हूँ कि अभी की पीढ़ी जो है, वो जो हिंदू है वो ज़्यादा हिंदू हो रहा है, जो मुसलमान है वो ज़्यादा मुसलमान हो रहा है। वो जुलूसों की शक्ल में दिखता है, वो यूथ में इस तरह से दिखता है कि उसको लगता है कि उसको पता नहीं किस तरह का इतिहास बोध कराया जा रहा है। ये भी एक जिसमें बहस चल रही कि भाई चुनाव लड़ने की उम्र क्या होनी चाहिए। दूसरा, यूथ जो है, मैंने जैसा कहा कि वो धार्मिक जुलूस में बहुत कन्वर्ट हो रहा है, और वो उसको लगता है कि हर चीज़ का हल वो दूसरे, कभी आरक्षित लोगों को गाली देता है, कभी एक दूसरे वर्ग को गाली देता है। वो उलझा हुआ है और उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसकी मूल समस्या कहाँ है। मतलब ये एक भटकाव है। ये भटकाव किस लेवल पे जाके दूर होगा, इसको लेकर हमारे एक सीनियर सहयोगी श्रीवास्तव जी हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि उन्होंने यूथ में काम किया है, तो वो मैं जो बात कह रहा हूँ उसको उस तरफ ध्यान बताएंगे। सर धन्यवाद, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया है। मैं यूथ से जुड़ा रहा हूँ। अभी भी मैं एक ऐसे फील्ड में काम करता हूँ जो यूथ के इंटरेस्ट का विषय है। मैं ग्राफिक एनिमेशंस के लिए काम करता हूँ और मैंने बीएससी एनिमेशन पढ़ा है एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। यूथ बेसिकली चाहता तो बहुत कुछ है, लेकिन करने की जब बात आती तो थोड़ी से पीछे हट जाते हैं। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ जो सामने हमारे भाई साहब ने कहा था, वो उनके अंदर ही छुपी हुई होती हैं, जिनको उन्हें बाहर लाना होता है। किस फील्ड में आप काम कर रहे हैं वो ज़रूर आज बदल रही है। पहले के कुछ पेशे थे जिनमें बहुत यूथ जाया करते थे, अब उससे अलग पेशे हैं जिनमें उनको आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। उसके लिए उन्हें खुद को प्रिपेयर करना होता है। तो खुद तैयार हों तो ज़रूर आप समाज को, देश को, सबको बदल सकते हैं। थैंक यू। ठीक है, अब ये सवाल है कि इनको कौन तैयार करेगा। मतलब ये इनको जो भी राजनीतिक समझ दे रहे हैं या वैचारिक समझ दे रहे हैं, तो वो वैचारिक समझ कहाँ से साफ होगी। एक यूथ जो है वो अगर जातिवाद में उलझा रहेगा, जबकि पिछले हम कई सालों से देख रहे हैं कि जाति को हमारे जितने धार्मिक गुरु हों, चाहे हम कबीर से बात करें, चाहे बाबा गुरु घासीदास की बात करें, उन्होंने जाति व्यवस्था को खारिज किया, किसी ने धर्म व्यवस्था को खारिज किया। मगर हम देखते हैं कि हम धीरे धीरे खांचे में बट रहे हैं। आप अपने घर से निकलते हो, आपके पास कोई साधन नहीं है, मान लो आपकी सामर्थ्य नहीं कि आप स्कूटर खरीद सकते हो, तो आपको कौन छोड़ेगा। आप अगर देर तक नौकरी करते हो तो आपको रात में कहाँ सुरक्षित पहुँचोगे, आपका खाना कौन देगा, आपकी फीस कौन देगा, आपको अकेली लड़की को मकान कौन देगा। लड़कों के साथ भी ये दिक्कत है। तो ये बहुत सारी दिक्कतों से, और फिर माता पिता या समाज, यदि आप घर परिवार के साथ नहीं रहते हो तो ये भी है कि उन पे भी, उनकी भी नज़र होती है आप पर कि आप क्या कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, किससे नहीं मिल रहे हो। तो ये बहुत सारी चीज़ों से लड़कियां, जो युवा लड़कियां हैं जो अभी रोजगार के लिए आ रही, पढ़ने के लिए, वो अलग तरह से जूझती हैं। नमस्कार, मैं बीएजेएमसी तृतीय वर्ष की छात्रा हूँ। बहुत सारे ऐसे युवा होते हैं जो गाँव से पलायन करके शहर में आते हैं पढ़ने के लिए, और उनको एडमिशन मिल जाता है। उसके बाद में जो स्कूल्स होते हैं उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता है, केवल थ्योरी होता है। उसके बाद में जब वो कंप्लीट कर लेते हैं अपने ग्रेजुएशन को, फिर जॉब के लिए देखते हैं। लेकिन जॉब मार्केट में बहुत ज़्यादा है,
लेकिन उनको मिल नहीं पाता है क्योंकि उनके पास स्किल्स नहीं होते हैं, क्योंकि उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होते हैं। फिर रहा कि अगर हम बाहर से गांव से पलायन होकर आते हैं यहाँ शहर में, तो उनके पास बहुत सारे रहते हैं, जैसे कि रहने के लिए नहीं हो पाता है, या फिर जो मध्यम वर्ग के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो खुद कमाते हैं, खुद पढ़ते हैं, तो फिर उनका जैसे रहता। और फिर पेरेंट्स का हो गया कि पेरेंट्स का भी दो नज़रिया होता है, एक तो पुराने टाइप के होते हैं वो, और अभी के टाइम में कि मतलब पेरेंट्स के भी नज़र होते हैं स्टूडेंट्स अपने बच्चे कि कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो चीज़ है। और ज़्यादातर बॉयज़ भी फेस करते हैं, लेकिन ज़्यादातर गर्ल्स फेस करती हैं, क्योंकि कई पेरेंट्स के होते हैं कि नहीं देर रात, जैसे जॉब कर रहे हैं तो नहीं देर रात तक नहीं करना है, तुमको 8 बजे तक वापस आ जाना है। तो ये दोनों बॉयज़ गर्ल्स पे लागू नहीं होता है, क्योंकि ऐसे कई घर है ऐसे कि तुमको टाइम लिमिट अपना बांध के चलना है। अगर जॉब में है कि 2 टाइम में चलता है, अगर सुबह से शाम तक का, तो तुमको दोपहर सुबह का ही टाइम फिक्स करना है, जो कि हर जगह पे ये लागू नहीं हो सकता, क्योंकि एम्प्लॉयज़ हैं, जहाँ पे जॉब करते हैं हम एम्प्लॉयज़ के नाम पे जॉब करते हैं, ना कि गर्ल्स एंड बॉयज़ के नाम पे। तो ये चीज़ें हैं। और जैसे स्कूल्स वगैरह हो गए तो वहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा अगर रहेगा तो हम जॉब आसानी से कर पाएंगे, ये चीज़ें हैं सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात कही तो आपने। हमारे समाज में लैंगिक समानता को लेकर जिस तरह बातचीत होनी चाहिए, एक समझ होनी चाहिए, अभी भी जो लोग को एजुकेशन में नहीं पढ़े हैं, जो लड़के लड़कों के स्कूल में पढ़ते हैं, जो लड़कियां लड़कियों के स्कूल में पढ़ते हैं, अभी भी हमको कई बार वो बहुत ऐसा चकित करते हैं कि हम लोगों को बात करते देखते हैं, एक दूसरे की मदद करते देखते हैं, दोस्त बनते देखते हैं। तो बहुत सारे लोग समाज में जो उस चीज़ों से अभ्यस्त नहीं है, वो उनको लेकर बहुत सवाल खड़े करते हैं। मैं दिल्ली में चूँकि मेरा बहुत आना जाना था, तो मैं बहुत साल पहले की आपको बात बता रहा हूँ। मेरे एक दोस्त थे, वो आउटलुक के एडिटर थे, तो मैं उनके साथ एक मॉल में था, तो वहाँ मुझे कोई भी लड़की अकेली नहीं दिख रही थी, वो किसी न किसी लड़के के साथ थी। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा कि यार यहाँ पर एक भी लड़की अकेली नहीं दिख रही है। तो उन्होंने कहा कि देखो, ये जो लड़कियाँ बाहर से पढ़ने आती हैं, इनको कहीं पे इन्होंने कमरा लिया होगा, कहीं जाना है, तो इनको एक सहयोगी चाहिए। अभी वो सहयोगी जो उनको मोटरसाइकिल से या गाड़ी से कहीं ले जा दे, एक सुरक्षा चाहिए आने जाने के लिए। तो ये यहाँ पर आके इस तरह के दोस्त बनाते हैं कि जिनके साथ ये जा सके। अगर भविष्य में उनको जमता है तो उससे साथ वो विवाह करेंगे, नहीं जमता है नहीं करेंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई करके चले जाएंगे। और यदि कोई लड़की के साथ कोई भी लड़का दोस्त नहीं है, तो उसको वहाँ उस समय, मैं आपको ये 12-14 साल पहले की बात है, तो उसको बहन जी बोलते हैं कि मतलब इसमें कोई कमी होगी कि इसके साथ इसका कोई दोस्त नहीं है। इस तरह की सोच भी बदली है। तो हमारे बीच में मैं बात करूंगा अशोक कुमार साहू जी से कि अशोक कुमार सेन जी से कि वो अपनी बात रखें। अशोक कुमार सेन जी, इतने अच्छे कार्यक्रम में मुझे इनवाइट किया और मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का। अभी तक जितने भी स्पोक पर्सन ने अपनी अपनी बातें रखी हैं और सर ने जिस तरह से इस मुद्दे को हाईलाइट किया है अपनी उस पर मैं ये ऑब्जर्व करते हुए, ये सारी बातों को ऑब्जर्व करते हुए मैं जो समझ रहा हूँ कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है जिसको हम कई सालों से फेस कर रहे हैं, एकदम कोर प्रॉब्लम क्या है हमारी, वो है हमारा क्वालिटी एजुकेशन। जैसे अभी सोनी मैडम ने भी कहा कि हमारे पास डिग्री होती है, स्कूल्स कॉलेज यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद सर्टिफिकेट होते हैं हमारे हाथ में, मेडल्स होते हैं, पर वो मेडल्स और सर्टिफिकेट हमको किसी भी संस्थान में नौकरी नहीं दिला पाती जहाँ हम चाहते हैं। कुछ तो हमको मतलब कुछ संस्थान, कुछ लकी लड़के लड़कियां होते हैं जो इजीली जिनको मिल जाता है रोजगार या कोई कैंपस इंटरव्यू में मिल जाता है, पर कुछ लड़के लड़कियां ज़िंदगी भरी से जद्दोजहद से जूझते रहते हैं। तो इसमें मुझे जो लगता है कि कभी कभी एक तो है कि जैसे सर ने मेंशन किया था कि हमारे सबका अपना पर्सनल इंटरेस्ट होता है अपनी ग्रोथ के लिए, तो उसके साथ साथ एक सपोर्ट अगर मिल जाए गवर्नमेंट का, फैमिली का, इन्वायरमेंट का, तो उससे हम ज़्यादा इजीली ग्रो कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें गवर्नमेंट स्कूलों के की क्वालिटी एजुकेशंस का, चाहे प्राइमरी एजुकेशंस हो, चाहे वो
मीडियम माध्यम वर्गीय स्कूल हो या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हो या हायर एजुकेशन के यूनिवर्सिटीज़ हो, सभी में क्वालिटी एजुकेशन बड़ा क्वेश्चन मार्क है। यहाँ से छत्तीसगढ़ से भी और सेंट्रल इंडिया से बहुत अच्छे अच्छे टैलेंटेड लड़के लड़कियाँ निकलते हैं हर साल, जो कि एक लेवल में आने के बाद उनको लगता है कि हमको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, और फिर वो क्या करते हैं, पलायन कर जाते हैं, या फिर उनको उनको रिसोर्सेज मिल गए, फैमिली सपोर्ट मिल गया तो विदेशों में अच्छे कॉलेज मिल गए तो फिर वो विदेश चले जाते हैं। वहाँ के अगर साइंस में है तो वहाँ जाके इनोवेशन करेंगे वहाँ दूसरे देशों के लिए, और हमारा इस तरह से हमारा वो युवा अपनी ही कुंठा में ग्रस्त हो जाता है। प्राइमरी स्कूल देखा जाए तो हर जिले में बहुत सारे प्राइमरी स्कूल हैं, हर जिले में बहुत सारे माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक है। तो मेरा मतलब सवाल है पूरे सभी रिस्पॉन्सिबल पर्सनों से या पॉलिसी मेकर से कि अगर ये पॉसिबल हो सके गवर्नमेंट स्कूलों में, कि हर गवर्नमेंट स्कूल में एक लैब और एक लाइब्रेरी, चाहे वो छोटी से छोटी स्कूल हो, चाहे वो 5वीं क्लास तक ही हो, लेकिन उसमें लैब और लाइब्रेरी होना चाहिए। उसमें क्या होगा कि हम नए जनरेशन के जो बच्चे बच्चियां हैं, नए एकदम जो चाइल्डहुड से ही उनको हम साइंस और इनोवेशन टेस्ट क्रिएट कर सकेंगे उनका, तो उसमें आने वाले समय में हम अपने आप को ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में बहुत आगे पाएंगे। अभी हम जो लेटेस्ट ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है उसमें हम 40 रैंक है, इंडिया 40 रैंक में है, रैंकिंग 40 है हमारी। लेकिन ये भी हम लोगों ने बहुत अभी 10-12 सालों में 15 सालों में ही हम लोगों ने अचीव किया, जबकि अगर देखा जाए तो हमारे देश के साइंटिस्ट गूगल में काम कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट में काम कर सकते हैं, लेकिन गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसा सॉफ्टवेयर नहीं डेवलप कर पा रहे हम। तो टैलेंट हमारे अंदर है, हमको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। दैट्स ऑल। ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने कही। दोस्तों, मैं बहुत सारी चीज़ें, आप जब किसी सभा में जाते हैं, किसी नेता के या कहीं पे जाते हैं, तो आपको कुछ पोएट की कुछ लाइनें आपको बहुत सुनने मिलती हैं जो बहुत कोट होती हैं। तो सबसे ज़्यादा दुष्यंत कुमार की एक लाइन है जो उनका शेर है, वो बहुत कोट होता है और लोग उसको थोड़ा बहुत 19-20 करके कोट करते हैं कि कैसे आकाश में सुराख हो सकता नहीं, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो आ रहा हो। तो ये दरअसल एक उस तरह की आशावादी बात है कि यदि हम चाहते हैं कोई चीज़ करने के लिए तो हम उसको कर सकते हैं। आप सभी को राधे राधे। बात हो रही युवा की, तो मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूँगा, युवा की जड़ कहाँ से? कहीं ना कहीं जड़ हमारी बचपन से है। बचपन से हम जब बचपन में एजुकेशन सिस्टम में जाते हैं तो मुझे लगता है, मेरा एक ओपिनियन है कि वहाँ पे हमको ठीक से काउंसलिंग नहीं हो पाती। मतलब हम आगे क्या करें, कैसे करें। वहाँ तो ऐसे नहीं कि वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में टीचर अच्छे नहीं हैं, वहाँ पे काबिलियत नहीं है, उनके पास बहुत काबिलियत है, लेकिन बच्चे को सही शिक्षा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, समझ पा नहीं पा रहा है। सेकंड चीज़, मैंने अभी देखा कि 8वीं 10वीं 11वीं के बच्चे बहुत डिप्रेशन में जा रहे हैं। डिप्रेशन में जाने का कारण क्या है? सिर्फ वहाँ पे स्कूली शिक्षा दे रहे हैं, वहाँ पे न तो अच्छे से फीडबैक ले पा रहे बच्चे को, क्या समझ आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आगे क्या करेंगे। तो सबसे मेन मुझे लगता है कि काउंसलिंग अगर वहाँ पे स्टार्ट हो जाए तो बच्चे को एक बेस मिल जाएगा, प्लेटफॉर्म मिल जाएगा कि आप आगे क्या कर सकते हो। यहाँ पे युवा के पास स्किल बहुत है, लेकिन मैं एक एग्जांपल से बताना चाहूँगा। स्किल है लेकिन उनको ये नहीं पता कि हम आगे अपने स्किल को बढ़ाने के लिए या हमको प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए हम कहाँ से क्या करें, किसकी मदद ले। जब तक युवा को उस चीज़ का पता नहीं रहेगा तो उसमें आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। मैं भी एक अपने फोटोग्राफी लाइन में हूँ। मेरे को लगभग 27 साल हो गया। मेरा फर्म का नाम है ML फिल्म प्रोडक्शन। लेकिन मैं फोटोग्राफर कैसे बना, ये भी ऐसा नहीं कि मेरे को शुरू से फोटोग्राफर बनना था। मैं एक इंजीनियरिंग का छात्र हूँ, 18 में पास आउट हुआ। तो जब मैंने इंजीनियरिंग किया तो मैं एक मीडियम फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो मीडियम फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो इसमें ये मुझे जब पास आउट हुआ तो ये दिक्कत आई कि हमारी दिक्कत ये आई कि हमको उसके बाद हमको जॉब नहीं मिला। जॉब इसलिए नहीं मिला क्योंकि यहाँ पे हो सकती है कि मेरे पास स्किल थोड़ा कम थी, या फिर बहुत ज़्यादा हम भीड़ का एरिया हो गया, इसलिए नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं मैं पार्ट टाइम कमाई के लिए फ़ोटोग्राफी का चयन किया, तो ये मेरा फुल टाइम बन गया। तो वैसे ही बहुत सारे युवा होते हैं जिनको मतलब सही गाइडलाइंस नहीं मिलता है, तो वो थोड़ा सा लेट होता है। जो चीज़ हम अभी 28 साल की उम्र में कर रहे हैं, अगर हमको 21 साल की उम्र में उस चीज़ का नॉलेज मिल जाए हमको, तो हम हो सकते हैं कि हम बहुत आगे बढ़े। और सेकेंड चीज़, यहाँ पे आरक्षण की बात आती है। तो आरक्षण अगर जातिवाद ना हो के नॉलेज के बेस पे हो जाए कि जिसका नॉलेज ज़्यादा है वो उसको सही जगह पे दिया जाए, तो जो चीज़ें हम बोलते हैं ना कि यहाँ पे बच्चे को प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। प्लेटफॉर्म इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उससे कम स्किल वाले बच्चे उसके ऊपर बैठे हुए।
तो अगर कम स्किल वाले उसके ऊपर बैठे तो वो उनके पास टैलेंट ही नहीं कि उसको ज़्यादा अच्छे प्लेटफॉर्म दे पाए। वेलकम टू योर। तो अभी हम देखते हैं कि हमारे पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पहले नहीं था, जब हम लोग थे तब नहीं था, पर अभी तो बहुत सारे ग्रुप हैं। पर उस ग्रुप में लोग ना सकारात्मक बात नहीं करते हैं। वो पूरे ग्रुप जो हैं वो कहीं आपको सुबह से गलत सलत इतिहास बताते हैं, जाति भ्रम फैलाते हैं, धर्म के बारे में बताते हैं, पुराणों का बात बताते हैं। कोई ऐसे लोग नहीं होते जो आपको ये बताएं कि भाई मैंने ये अच्छी किताब पढ़ी, ये किताब कल पढ़ना, मैंने ये थाट पढ़ा, इसको सुनना। ये ऐसा कोई नहीं बताता। जैसे आप कह रहे हो ना, चलो मैं आपसे अपनी बात कहता हूँ। मैं रायपुर में आया, तो मैं जिस ऑफिस में मैं 19 साल का था, तो एक ऑफिस में मैं काम करता था, तो एक सज्जन मिले। वो सज्जन अब दुनिया में नहीं रहे, तो वो मुझे देखते थे कि ये लड़का थोड़ा उत्साही है, तो वो मुझे कुछ कुछ किताबें ला के देते थे। उनको लगता था मैं कुछ लिखता हूँ, तो वो किताबें देते। तो उनकी एक कविता मुझे याद आई, इसलिए मैं आपको ये बात कह रहा हूँ। उनकी पोइट्री है कि दूध कटोरा तक्षक को, सांप को, हम लोग सांप को दूध पिलाते हैं ना, जबकि सांप दूध नहीं पीता, ये विज्ञान ने बता दिया है, पर हमारी परंपरा में है कि हम सांप को, तो दूध कटोरा तक्षक को, सैसव को सिसकी, और सबका सब आकाश बांध के चीलें खिसकी, कब तक अपनी भूख नारों और झुनझुनों से बहलाएं, छोटे छोटे दरवाजे हैं आदम कद इच्छाएं। तो हमारे पास नौकरियां कम है, अभी जो आप बात कर रहे हो ना, छोटे छोटे दरवाजे हैं और हमारी इच्छाएं आदम कद हैं। यूथ यदि अपनी चीजों को समझे और वो किसी भ्रम जाल में ना फंसे, तो बहुत सारे काउंसलर बन सकते हैं। भाई आप ये देखिए, यूट्यूब पे दिन भर उल्टा सीधा डाल रहे हैं लोग, तो ये भी तो डाल सकते हैं ना। पर हम देखते हैं कि चाहे हमारे कॉलोनी का ग्रुप हो, चाहे हमारे दोस्तों का है, उसमें कोई अच्छी चीजें कम रहती है, वो यही सब दिन भर हमको उलझाने वाली चीजें रहती है। एक मिनट, अभी हम आप पास आएंगे, हमारे साथ कुछ और साथी जुड़े हैं। जैसे मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ, पंडित रविशंकर से BLLB 5th ईयर का स्टूडेंट हूँ, लास्ट सेमेस्टर है मेरा। तो लॉ के फील्ड में भी क्या है कि ना, प्रैक्टिकल जरूरी है। प्रैक्टिकल चीज़ें अधिकतर क्या होता है कि थ्योरी बेस पे हमें पढ़ाया जाता है और जो प्रैक्टिकल नहीं कराया जा रहा है। तो उससे क्या है कि ना, लॉ की जो चीज़ें हैं ना, एक समाज से जुड़ के अगर किया जाए तो जल्दी समझ आता है, और मतलब समाज से जोड़ के ही हम इसको समझ सकते हैं। अगर थ्योरी बेस पे इसे पढ़ा जाए तो बहुत डीप जाना पड़ेगा। तो वही चाहता हूँ कि जो चीज़ें हैं थ्योरी है उसको प्रैक्टिकल किया जाए। सरकार की तरफ से जो नई नीति लाई जा रही है उसमें ये चीज़ भी ऐड किया जाए। ठीक है, चलो अमित, तुमने 2-3 बातें कही। आपने AI की बात की, तो अभी AI ठीक है, अभी हमारे यहाँ नहीं आया, पर हमारे देश में आएगा देर सवेर। टेक्नोलॉजी आएगी, और जब भी मशीन आई है तो उसने मनुष्य को जो है थोड़ा कम किया है, मानव श्रम को कम किया है। और कोई भी इस्टेब्लिशमेंट हो दुनिया का, वो ये सोचता है कि मैं स्थापना का व्यय कम से कम करूं, अपने लोगों पे कम पैसे खर्च करूं और ज़्यादा मुनाफा कमाऊं। और वो ये सोचता है कि ये लोग कितना काम करें। अब जब उसको लगता है कि ये काम मशीन कर लेगी, तो मशीन जो है, मनुष्य में तो संवेदनाएं होती हैं, पर मशीन तो संवेदनहीन होती है ना, तो उसको लगता है कि ये काम मशीन कर सकती। पर अभी अपने को इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी मनुष्य का काम मनुष्य करेगा, और वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, उसके पीछे भी मनुष्य का ही दिमाग है। तो ये एक समस्या है। लोग जब हमारे यहाँ भी आते हैं तो हम पूछते हैं कि आपको इस क्षेत्र का अनुभव है क्या, तो कहता है मेरे को तो कुछ नहीं मालूम, मैं तो BA करके आया हूँ। तो मैं बोलता हूँ भैया तेरे को कंप्यूटर भी नहीं आता, तेरे को अकाउंटेंसी भी नहीं आती, तेरे को कुछ नहीं आता, तो मैं तेरे को क्यों रखूँगा? या तो तू ऐसा कुछ बता कि तेरे को मैं रखूँ। तो ये बात जो आप कह रहे हो, ये बात अपनी जगह सही है। अभी यशपाल है हमारे साथ। हाँ यशपाल, अब आप बताओ। करना चाहूँगा जो युवाओं के अंतर मन के बातों को सुनने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया। दूसरी चीज़ सर, एक बात में मैं आपका कटाक्ष चाहूँगा। आपने कहा कि आज के युवा वर्ग जो हैं वो पुराणों की तरफ है, धार्मिक ग्रंथों की तरफ है। मैं कहता हूँ सर, इतिहास सही पढ़ाया जाए। देखिए, अपन जब इतिहास सही पढ़ते हैं, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, जब युवा राज सिंहासन त्याग के वन की ओर जाता है तब वो राम से राजा राम कहलाता है। एक युवा जब किसी विश्व के सबसे बड़े युद्ध का नेतृत्व पर्दे के पीछे से करता है, तब वो विश्व के सबसे बड़े अक्षुणी सेना के सामने 5 पांडव जो अपने राज्य से निराशित हैं, उनको उस युद्ध में विजय प्राप्त करवाता है। एक युवा जब भारत में भगवा वस्त्र पहनकर अमेरिका की ओर जाता है,
तो अमेरिका में वह नरेंद्र नाम का युवा विवेकानंद कहलाता है और पूरी अमेरिका को नतमस्तक करवाता है। तो हमें तो सबसे पहले सही इतिहास की जानकारी होनी चाहिए। आज लोग हैरी पॉटर की ओर जा रहे हैं, स्पाइडरमैन की ओर जा रहे हैं। मैं कहता हूं सबसे पहले तो अभिमन्यु का इतिहास पढ़ें, जो युवा अल्पायु में ही ऐसे कई योद्धाओं को धूल छटा देते। सबसे पहले तो मैं इन्हीं सब चीज़ों में बात करूंगा। दूसरी चीज़ युवाओं के बारे में, तो आज के जो युवा वर्ग हैं वो अभी जो आ रहा है नेटवर्क मार्केटिंग, स्टॉक मार्केटिंग, तो सबसे पहले तो उस युवा को समझने की आवश्यकता है कि ऐसे जो नेटवर्क मार्केटिंग जो चलते हैं, सबसे पहले तो ये जान ले कि विश्व में 96% लोग इसमें ध्वस्त हो जाते हैं, 4% ऐसे जो सक्सेसफुल हैं। तीसरी चीज़ मैं बात करूंगा सर, आज के जो युवा हैं, कुछ किताबें आती हैं कि जल्द सफलता पाएं, ऐसे नाम से किताब आएंगे, कुछ ऐसे किताब आते हैं कि इसमें जल्द नौकरी पाए, इस किताब। तो आज का जो युवा है एक किताब को पढ़ करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने की तैयारी करता है। तो मैं कहता हूं सर किताबें पढ़नी अच्छी बात है, लेकिन एक प्रॉपर किताब को पढ़ के आप अपना जीवन नहीं तय कर सकते, क्योंकि किताब में लिखी बातें अलग होती है और आप मैदानी क्षेत्र में जब उतरते हैं तो वहाँ चीज़ें अलग होती हैं। वो जो व्यक्ति उस किताब को लिखा होता है वो अपने जीवन के लिए लिखा होता है और अपने जीवन में जो अनुभव करता है वो लिखा होता है। तो हर किसी का जीवन उस किताब के अनुसार नहीं होता। तो मैं तो सबसे पहले कहूँगा कि युवा जो हैं किताब पढ़े, लेकिन साथ ही साथ उस दुनिया को घूमे जिस दुनिया में उनको जीना है। मैं यही कहना चाहूँगा सर। और कुछ बातें ऐसी हैं, आप कहते हैं कि राजनीति गंदी चीज़ होती, मैं मानता हूँ सर राजनीति गलत चीज़ नहीं होती। राजनीति में जब एक युवा उतरता है तो नई सोच के और नई सोच लेकर के उतरता है कि मैं देश धर्म के लिए कुछ करना चाहूँगा, इस उद्देश्य से राजनीति में उतरता है। राजनीति गलत नहीं होता, बस राजनीति को गलत परोसा जा रहा है। तो मैं कहता हूं सर हम जैसे युवा अगर देश का नेतृत्व करने राजनीति में उतरेंगे तो मैं कहता हूं कुछ ना कुछ तो सकारात्मक चीजें जो होंगी वो बिल्कुल राजनीति के क्षेत्र में हम कर सकते हैं, जनता के लिए हम कुछ कर सकते हैं। नई विचारधारा के साथ अगर हम राजनीति में प्रवेश करते हैं तो मैं कहता हूं सर बिल्कुल हम उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। हम कुछ अनुभवों की बात करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि युवा अपना मन चला होता है, अपने हिसाब से काम करता है। तो मैं कहता हूं सर युवा मन चला नहीं होता, युवा थोड़ा से गर्म खून का होता है, उनको वो एक्शन मोड में होते हैं थोड़े से। तो मैं कहता हूं सर आज के जो नेतागण हैं जो वरिष्ठ हो चुके हैं वो युवाओं को मार्गदर्शन दे, क्योंकि युवाओं को बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि यूट्यूब में देख करके हम तो मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, लेकिन जो फील्ड में है, जो मैदान में है, उनका हम मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। और कुछ चीज़ें ठीक, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया बात हुई। देखो, जो लोग कहते हैं कि राजनीति गंदी है तो वो ये समझते नहीं कि राजनीति दरअसल हमारे पूरे जीवन को निर्धारित करती है। अगर हम ये सोचते हैं कि राजनीति से हम अलग रहेंगे तो हम सुबह से रात तक जो भी हमारे जीवन में होता है, चाहे मैं टूथपेस्ट जो खरीदता हूँ उसकी कीमत क्या होगी, मेरे को जो पानी मिलेगा वो नगर निगम से साफ आएगा कि नहीं आएगा, मैं जो दूध लूँगा उस पर टैक्स कितना लगेगा, फिर मैं सब्जी लूँगा तो वो सब्जी मुझे कैसे मिलेगी। तो ये नीति निर्धारण जो है वो राजनीति करती है, वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से करती है। तो रात तक सोने तक राजनीति होती है। तो ये कहना कि आपको राजनीति से दूर रहना, ये एक तरह की राजनीति है। मुक्तिबोध कहते हैं कि पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है। तो दरअसल आपकी पॉलिटिक्स क्या है, आप राजनीति को कितना समझते हो। दूसरा जो युवाओं को लेकर आपने कहा, तो गालिब जैसा शायर कहता है कि रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जो आंख से टपका ही नहीं तो लहू क्या है। तो यदि आपकी रगों में लहू है तो अगर कोई आप जाति देखते हो, कोई अन्याय देखते हो, आपके सामने लगता है कि कुछ गलत हो रहा है और आप चुपचाप निकल जाते हो। आप सोचो कि एक पति अपनी पत्नी को घर के बाहर पीट रहा है और आप कहो ये तो पति पत्नी का मामला, भाई हमको क्या करना है। तो एक स्त्री की पिटाई हो रही है और आप यूथ हैं और आप कहते हैं कि हमको कुछ नहीं करना है। 4 लड़के मिलके 50 लोगों के सामने किसी को चाकू मार रहे हैं या किसी को दौड़ा रहे हैं और आप कहते हो सब हमको क्या करना है। आप कोई कहीं पर जबरदस्ती चंदा वसूल रहा है, आप कहते हो हमको क्या करना है। तो यदि आप ये सब चीज में कहोगे, जो मैंने अभी कहा ना कि सबसे खतरनाक है मुर्दा शांति से भर जाना, तो ये जो चीजें हैं, हम ये कतई नहीं कह रहे हैं कि राजनीति में युवाओं को नहीं होना चाहिए, युवाओं को होना चाहिए और पूरी समझ के साथ होना चाहिए और सवाल भी खड़ा करना चाहिए कि भाई हमारे मूल मुद्दे क्या हैं और आप हमसे क्या बात कर रहे हो। हम आपसे कुछ मांगते हैं और आप हमसे कुछ और बात करते हैं। तो अगर जब सवाल करोगे, चूंकि आप एक बड़े वोटर हो, आप
चीज़ों को डिसाइड करो। इस देश में अब महिलाएं और युवा, ये दो सब राजनीतिक दल समझ गए हैं कि यदि ये हमारे साथ होंगे तो ही हम जो है जीत दर्ज करेंगे। चलिए, हमारे एक सहयोगी और हैं, नितिन मिश्रा। मैं नितिन से बात करूंगा। वो चूंकि पत्रकारिता के छात्र रहे हैं, पत्रकारिता करते हैं, चीज़ों को बहुत नज़दीक से देखते हैं। तो नितिन किस तरह से चीज़ों को देखते हैं? सर, युवा जो है आजकल चकाचौंध में पड़ गया है। नशे के कारोबार में नशे का आदी हो गया है युवा। केवल सुबह की सिगरेट और शाम की चाय और रात की दारू, केवल इसी के बीच फंस कर रह गया है युवा। आपको बता दूं कि कहते हैं कि राजनीति में युवाओं का भविष्य है, लेकिन केवल राजनीति में पार्टियां युवाओं का उपयोग करने का काम करती हैं। मैं भी कई जगह फील्ड पर जाता हूं तो वहां के नेताओं से जब बात होती है तो वो कहते हैं कि हमारे क्षेत्र में सब कुछ है, लेकिन वहाँ के जब लोगों से जैसे कोई पेरेंट्स है उनसे बात होती है तो वो क्या कहते हैं कि हमारा बच्चा बाहर गया है, बाहर कमाता है या फिर बाहर पढ़ता है, उनके क्षेत्र में कोई रोजगार का साधन नहीं है, तो बाहर जाने को मजबूर होना पड़ता है युवाओं को। दूसरी बात देखने को मिलता है कि राजनीति में युवा आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि देखते हैं कि बड़ा जो नेता है हमारे सामने वाला, वो शाम को भैया जी किसी को फ़ोन कर देते हैं तो सब व्यवस्था हो जाती है। कहीं होटल का रूम खुल जाता है, तो कहीं बोतल की व्यवस्था हो जाती है, तो कहीं खाने की व्यवस्था हो जाती है। तो देखने को मिलता है चकाचौंध है मीडिया की एक तरह से, या नेतागिरी की हर एक फील्ड में चकाचौंध है। जैसे मैं पत्रकारिता का छात्र रहा हूँ, तो पत्रकारिता जैसे दूर से दिखती है कि नेताजी को बोल देते हैं कि नेताजी आप बाइट दे दीजिए, तो नेताजी रुक जाते हैं। लेकिन कहते हैं दूर के ढोल सुहावने होते हैं, बिल्कुल भी गलत नहीं है। जब आप उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसमें काम करते हैं, तब उसकी सच्चाई सामने आती है कि हमने जब पढ़ाई करी तो सोचा कि पढ़ाई करे हुए लोग हैं तो अच्छे लोग पत्रकारिता की फील्ड में मिलेंगे, लेकिन ऐसा अब बिल्कुल नहीं है। अब पत्रकारिता में कोई भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है, सब कोई अपने मन की कर रहे हैं। लेकिन अब जो नई पत्रकारिता का दौर शुरू हुआ है, अब एक रिपोर्ट आई थी जिसमें पत्रकारिता की पढ़ाई जो है सबसे गंदी पढ़ाई मान ली गई थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोगों ने पिछले कुछ वर्षों में पत्रकारिता में एडमिशन लिया था। और राजनीति की बात कहूँ तो राजनीति में, जैसे मैं भी छात्र संगठन में काम किया हूँ, छात्र राजनीति का हिस्सा रहा हूँ, तो छात्र राजनीति में खाली ये रहता है कि बड़े भैया बोले हैं तो 6 बच्चों को लेकर शाम को पहुँच जाना है, नहीं तो भैया किनारे कर देंगे। इसी में फंसकर युवा रह गया है। तो युवा को सबसे पहले जागरूक होना चाहिए। टिकट वितरण की बात करते हैं पार्टी वाले कि हमने युवाओं को टिकट दी। मैं पूछना चाहता हूं कि कितनी जो युवा हैं, 18 साल की सर ने बात की, 18 साल से वोट डाल सकते हैं, लेकिन 25 साल में चुनाव लड़ते हैं, तो कितनी युवा महिलाओं को वोट दिया गया टिकट? ये दोनों कांग्रेस या बीजेपी या फिर अन्य राजनीतिक दलों ने छत्तीसगढ़ से सांसदी के लिए कितने युवाओं को मौका दिया गया? किसी को भी नहीं दिया गया। केवल युवाओं का राजनीतिक उपयोग होता है, ये बात माननी चाहिए, क्योंकि केवल रैली और जुलूस में, अभी 15 तारीख को रैली होने वाली है, आप देखेंगे उसमें युवा दिखेंगे खाली नारे लगाते। कहते हैं कि सामने जो नेता बैठा हुआ है, नेताजी हमको मार्गदर्शन दे। नेताजी कभी मार्गदर्शन नहीं देते। कोई व्यक्ति कभी नहीं चाहेगा कि उसकी गद्दी छीने और दूसरा कोई उस गद्दी में आकर बैठे। अगर बैठ गया तो वो हटने का नाम नहीं लेगा, क्योंकि उस चीज़ को झेल कर वो नेता भी आगे बढ़ता है। तो सर, युवा जो है एक तरह से नशे की गिरफ्त में है, सट्टे की गिरफ्त में है और शॉर्टकट से पैसा कमाना चाह रहा है। ठीक है, ये नितिन ने एक पक्ष जो है नितिन बता रहा है कि ये युवा इस स्थिति की गिरफ्त में है। पर मैं बहुत सारे युवाओं को जानता हूँ जो बहुत संघर्षशील हैं, बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, वो जी तोड़ मेहनत करते हैं। सुबह से मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो 2-2, 3-3 जगह पार्ट टाइम जॉब करते हैं और अपना भी पालन पोषण करते हैं, अपने परिवार को भी मदद करते हैं। और उनके पास, हाँ, यूथ ये बदला है कि शाहरुख खान की एक फिल्म का गाना था कि हर पल यहाँ जी भर जियो, ये कल ये समा हो ना हो। तो अब युवा ये करता है कि वो 5 दिन तो विदेशों में जिस तरह जी तोड़ मेहनत करता है, सुबह शाम काम करता है, फिर वो 6वें दिन थोड़ा उसको एंजॉय करता है। बहरहाल मैं बात करूंगा अंकुर द्विवेदी से। अंकुर, चूंकि आप MBA किए हुए हो, आप चीज़ों को समझते हो, आप यूथ हो, यूथ की प्रॉब्लम को किस तरह से देखते हो? MBA करने के बाद और आज की जो दुनिया है, जो यूथ हमारा जो सोच रहा है, सबसे बड़ी समस्या जो मेरे हिसाब से ये लगती है कि प्रोक्रास्टिनेशन बहुत कर रहे हैं लोग। दूसरा, अगर कोई दूसरा आदमी खुश है या उसके पास पैसे हैं, उसके पास दौलत है, तो उस चीज़ को देख करके डीमोटिवेट ज़्यादा होता है इंसान। वो ये नहीं देखता कि मेरे हाथ में क्या है और मेरी
तकदीर मैं अपने हाथों से खुद लिख सकता हूँ। अपनी चीज़ों पे ध्यान ना देते हुए दूसरे के पैसे को देख करके आदमी इतना ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है कि आखिर सबको मिल रहा है तो मुझे क्यों नहीं। वो ये नहीं देख रहा कि कोई दूसरा व्यक्ति मेहनत कर रहा है या जो भी पॉसिबिलिटीज़ उसके साथ में रही हो। सेकंड चीज़ सर, जो बहुत सारे हमारे साथियों ने यहाँ पे ये बात, बुक्स जो होते हैं वो एक मैथमेटिक्स की तरह होते हैं। मैथमेटिक्स का जो इक्वेशन होता है, सूत्र होता है, तो हम क्या करते हैं, हम बुक्स तो पढ़ लेते हैं। मैं 2-3 दिनों से एलन मस्क की कुछ वीडियोस देख रहा हूँ। चूँकि मैं सोशल मीडिया पे काम करता हूँ तो एलन मस्क की वीडियो मेरे सामने मेरे एल्गोरिथम में आ गई है तो वो दिख रहा है। पर हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि उसने क्या सीखा और उसने जो सीखा वो हमारी लाइफ में कहाँ पर डालना है, ये सीखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। इसके साथ मैं लास्ट पॉइंट में ये बोलना चाहता हूँ कि जब हम बात करते हैं युवाओं की, तो राजनीतिक पार्टियों ने युवाओं का प्रयोग तो किया, भरपूर उपभोग किया, पर युवाओं का सहयोग उतना नहीं किया जितना उनसे वसूल किया। मैं बात भाजपा की भी कर रहा हूँ, मैं बात कांग्रेस की भी कर रहा हूँ, मैं बात हर एक पार्टी की कर रहा हूँ जो युवाओं के दम पर खड़ी हुई, पर उसने युवा को साइड कर दिया। मैं छात्र राजनीति में भी रहा, मैं इसके पूर्व राजनीति में भी जुड़ने का प्रयास किया, पर जिस प्रकार से युवाओं को सिर्फ नारे, लोगों को जोड़ने और चाय नाश्ता बांटने के लिए राजनीतिक पार्टियां उपयोग कर रही हैं, उससे कहीं ना कहीं युवा राजनीति से दूर हो रहा है। इसके साथ ही युवा जो एक वीकेंड कल्चर की हम बात करते हैं, वीकेंड कल्चर की जो बात है वो चंद कंपनियों में है, चंद लोगों के बीच मौजूद है। आज भी युवा दिन भर परेशान होकर काम करता है और ये सोचता है कि अगर मैं कल काम पर नहीं गया तो अगले दिन शायद मेरी नौकरी चले जाएगी। उसके अंदर एक सिक्योरिटी का डर है अपने जॉब को लेकर, जिसके नाम से वो डिप्रेशन में जा रहा है। डिप्रेशन में जाने के बाद वो ऐसी हरकतें कर रहा है, उसको नशे की लत लग रही है, वो सो नहीं पाता, उसके लिए उसको नशा करना पड़ रहा है। मैं बात बस इतनी ही कहना चाहता हूँ कि युवा जो है संघर्षशील है, भारतीय युवा बहुत संघर्षशील है, बहुत कार्य करने के लिए इच्छुक है। किसी भी देश में अगर हम सऊदी अरब में जाएंगे तो उनकी पहली डिमांड होती है कि भारत के लोग चाहिए। तो वो भारत के लोग क्यों चाहते हैं? क्योंकि 50-50 डिग्री में 18-18 घंटे काम करने की क्षमता किसी देश के पास है तो वो है भारतीयों के पास, जिसका हम प्रत्यक्ष प्रमाण कई मर्तबा देते हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं सुभाष मिश्रा जी का, जिन्होंने मुझे इस अवसर पर अपनी बात रखने का समय दिया। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। धन्यवाद। आज आप लोग इस समीकरण के संतुलन में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एशियन न्यूज़ इसी तरह के हर हफ्ता एक नए विषय के साथ आपके बीच आता है। आप और आपके साथी और जो नए लोगों को भी जो विषय से संबंधित हो वो जुड़ेंगे तो हमको अच्छा लगेगा। नमस्कार।